नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी का मेघालय और नागालैंड का दौरा है आज। शिलांग में भव्य रोड शो के बाद चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिमी मेघालय के तुरा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो शिलांग में भव्य रोड शो किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास ये दौरा है, जिस दौरान पश्चिमी मेघालय के तुरा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो मेघालय और नागालैंड के खास दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री। शिलांग में भव्य रोड शो आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री और इसी के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिमी मेघालय के तुरा में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो ये खास दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आने वाले चुनावों को लेकर तैयारी तेज है और इसी के चलते प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में मेघालय और नागालैंड का उनका एक खास दौरा बताया जा रहा है, जिस दौरान जनसभा को वो संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन आज है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी। विधानसभा में आज फिर हो सकता है हंगामा। लगातार हंगामेदार ये सत्र है। 10 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है, लेकिन इससे पहले आज 5वां दिन है, तो आज भी संभावना है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर ही चर्चा होगी और इस दौरान इसके हंगामेदार होने के भी पूरे आसार हैं। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है आज। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी और इसी के साथ ये 10 मार्च तक सत्र चलने वाला है। चर्चा की जा रही है। विपक्ष तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और इसी बीच आज भी बजट सत्र के दौरान 5वां दिन है, क्योंकि हंगामेदार होने के आसार हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज 5वां दिन है, क्या कुछ चर्चा होने की संभावना, कितना हंगामा होने की संभावना? हुआ 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट रहा, तो ऐसे में उसके बाद जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, अभिभाषण की चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान कल देखा गया किस तरीके से हंगामा हुआ। आज जहां विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जो राज्यपाल ने आज जो अभिभाषण दिया वो कहीं ना कहीं सरकारी एजेंडा सेट करने वाला भाषण था, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष ने जो उसका विरोध किया। इसके अलावा जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी खासतौर पर जाति जनगणना को लेकर के सरकार को लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहती है। सरकार का जवाब रहा कि जाति जनगणना कराने का हक जो है वो केंद्र सरकार के पास, उसके पास नियमावली वही करा सकती है। तब समाजवादी पार्टी को कहा गया कि नियमों में बदलाव किया सकता है, क्योंकि बिहार पड़ोसी राज्य है, उसने नियमों में बदलाव संशोधन करके जो है जाति जनगणना कराई। इस पर भी जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसकी ओर से कहा गया कि उसका पिछड़ापन जो बिहार का है, जहां गुंडागर्दी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है और ऐसा इस तरीके से नहीं हो सकता है कि कुछ भी सरकार करते, जो हक केंद्र सरकार के पास है वो केंद्र सरकार ही करेगी। कल देखा गया किस तरीके से पूरा कटाक्षों का जो एक बेड़ा था वो दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने भी सरकार पर कटाक्ष किया, तो जवाब में आज जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जवाब दिया। जवाब के दौरान उन्होंने कहा किस तरीके से ये जो झूठे समाजवादी हैं, ये आरोप लगाया है। ब्रजेश पाठक ने यहाँ तक कहा कि ये कौन से समाजवादी हैं जिनके जब अकाउंट खुलता है तो 10 रुपए होते हैं, सालों बाद करोड़ों रुपए हो जाते हैं, कहां से आखिर करोड़ों रुपए आता है, इसकी जांच खातों की होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कल पूरे दिन हंगामा रहा। 35 मिनट के लिए 2 बार जो है सदन स्थगित किया गया, हालांकि किसी तरीके से सदन चलाया गया। स्पीकर हैं सदन विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने बार बार आग्रह किया कि इस तरीके से ना किया जाए, क्योंकि जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी उस दौरान देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो बेल तक आ गए थे, काफी समझाने के बाद भी वो नहीं लौटे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार पूरे एक तरीके से एग्रेसिव है, क्योंकि जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर वो जाति जनगणना को लेकर के सवाल करेगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा 2024 में उसको मिलेगा। क्योंकि ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है। चाहे कोई भी पार्टी हो, बिना ओबीसी को वर्ग को साधे सत्ता तक नहीं जा सकती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, कोई भी इस वर्ग को नाराज नहीं करना। कम से कम कई जातियां इसमें आती हैं,
सक्षम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार की ओर से की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है, वोट बैंक है, उसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। हालांकि अभी फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना होगी, लेकिन एजेंडा समाजवादी पार्टी ने सेट कर दिया है कि ओबीसी जो जाति हैं उनका जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना के आधार पे ही आगे की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग का वोट बैंक था, सभा से छिटका था, उसको एकजुट करने कहीं ना कहीं मुहिम चला दी। आज 5वां दिन है, 5वें दिन भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और चर्चा के दौरान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर एग्रेसिव दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी के नेता एक बार फिर एग्रेसिव दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने कल किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो या फिर सड़क हो या फिर कोई हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं घेरने की व्यवस्था की। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री थे उनको पहले निर्देशित किया गया था पूरी तैयारी के साथ सदन में आएंगे, क्योंकि अगर सदन में तैयारी के साथ नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष घेरेगा और उस हावी हो जाएगा। जब समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर आरोप लगा दिया था कानून व्यवस्था को लेकर के, तब उसके बाद जवाब में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया था कि किस तरीके से समाजवादी सरकार में गाड़ी के बोनट पर एक व्यक्ति को बांधकर सीएम आवास तक पहुंच जाती गाड़ी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। इस तरीके की समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था थी। तो निश्चित तौर पर दोनों ओर से पूरी तैयारी के साथ इस बार जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सदन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के आने के बाद में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अपने आप को काफी मजबूत समझ रहे हैं, क्योंकि शिवपाल के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े रणनीतिकार हैं। समाजवादी पार्टी क्या जब संकट काल था उस दौरान भी उनकी रणनीति के चलते ही समाजवादी पार्टी उभर पाई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद है समाजवादी पार्टी के लोगों को कि शिवपाल की वापसी से कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होने वाला है। जी बिल्कुल। तो देखिए 10 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है, किस तरीके से हंगामे के बीच जनता के लिए क्या कुछ उपयोगी निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। बढ़ते आगे नोएडा से अब खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नोएडा आएंगे। अखिलेश यादव आज दिल्ली से होकर नोएडा आएंगे। नोएडा के एक निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। सेक्टर 63 के वाजदपुर गांव में निजी कार्यक्रम में अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे। तो अखिलेश यादव का आज नोएडा का दौरा है, जिस दौरान निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। विशेष उनका कार्यक्रम रखा गया है, जिस दौरान जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो सेक्टर 63 के वाजदपुर गांव में निजी कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव का ये उसके लिए खास दौरा बताया जा रहा है, जिस दौरान उनका भव्य स्वागत की भी तैयारी हो गई है और इस विशेष कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण वो करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव दिल्ली से होते हुए नोएडा पहुंचेंगे। सेक्टर 63 के वाजदपुर गांव में उनका ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जनसभा को भी इस दौरान वो संबोधित करेंगे। क्या कुछ बड़ी बात इस संबोधन में वो रखते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरीके से सरकार पर वो तंज कसते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, या फिर इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ बड़ी बात वो कहते हैं, ये देखना खास रहेगा। तो फिलहाल उनका ये महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है नोएडा का। तो अब खबर नोएडा से, जहां नोएडा के यूफ्लेक्स ग्रुप पर आईटी की रेड जारी है। छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 16 लाख नकदी बरामद किया गया है। 358 करोड़ रुपए का फर्जी ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है। एमडी अशोक चतुर्वेदी को उनके घर से रोका गया है। तो ये पूरी छापेमारी आज भी जारी रहेगी और लगातार जारी है, जहां बताया जा रहा है किस तरीके से ट्रांजैक्शंस पकड़े गए हैं। एमडी अशोक चतुर्वेदी को उनके घर में रोका गया है। नोएडा के यूफ्लेक्स ग्रुप पर आईटी की ये बड़ी रेड है, जो कि लगातार जारी है। छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 16 लाख नकदी बरामद किया गया है। तो 358 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, फर्जी ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है, जिसके लिए अभी भी छापेमारी जारी है। एमडी अशोक चतुर्वेदी को उनके घर में रोका गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। नोएडा के यूफ्लेक्स ग्रुप पर आईटी की ये बड़ी रेड है। इनकम टैक्स चोरी के चलते गंभीर आरोप उन पर लग रहे थे और 2 करोड़ 16 लाख नकदी बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान 358 लाख रुपए, करोड़ रुपए का
फर्जी ट्रांजैक्शन भी पकड़ा गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये छापेमारी आगे भी जारी है, क्या कुछ इससे जुड़ी पूरी अपडेट सामने आ रही है? देखिए, लगातार चौथे दिन भी छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है, जहां इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, जिसको देखते हुए बड़ा ट्रांजैक्शन जो है मौके से पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो अशोक चतुर्वेदी है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनको भी रोक कर पूछा जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो 358 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन पकड़ा गया, हालांकि मौके से जो है कैश भी वहां से बरामद हुआ है। अशोक चतुर्वेदी जो है उनको भी घर पर रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है। जो उनके लैपटॉप है, मोबाइल है, उनसे भी फोरेंसिक जांच के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार जो है जो ग्रुप है, जो इसके एमडी है अशोक चतुर्वेदी, कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए इस दौरान नकदी भी बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है, साथ ही साथ और भी फर्जी ट्रांजैक्शन होने की खबर मिली है, तो आगे भी ये छापेमारी जारी रहेगी? हाँ, देखिए, नोएडा के साथ साथ जो है अन्य राज्य छापेमारी चल रही है, तो बड़े स्तर से ये छापेमारी चल रही है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो है अशोक चतुर्वेदी से पुराना नाता है और समाजवादी पार्टी से अशोक चतुर्वेदी के संबंध बताए जाते हैं, जिसको लेकर लगातार जो है इनकम टैक्स रेड कर रही है। और कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनको घर पर रोककर उनके जो सही है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो यूफ्लेक्स ग्रुप है लगातार उसकी पोल खुल रही है, और कहीं ना कहीं उनके पास से अभी 2 करोड़ 16 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। 358 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन देखी गई है। और इसके अलावा नोएडा के साथ साथ कई गुजरात की बात करें, जम्मू की बात करें, यहाँ पर भी इनके जो काले कारनामे हैं वो सामने उजागर हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भी है कि टैक्स चोरी करने का पूरा ये मामला है, जिसमें लेन देन जो है कुछ ऐसी कंपनियों को किया गया है जिसके कोई रिकॉर्ड नहीं है, और कम से कम कई 20 कंपनियों में लगभग अकाउंट में पैसे भी सीज करे गए हैं, अकाउंट सीज कराए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की देखी जा रही है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से अब खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की कोर्ट में पेशी है। आज इरफान सोलंकी का भाई रिजवान की भी कोर्ट में पेशी है। रंगदारी मांगने, फर्जी आधार कार्ड से सफर करने का पूरा मामला है। महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में इरफान की पेशी होगी। तो कानपुर से बड़ी अपडेट, इरफान सोलंकी की आज पेशी है, उनके भाई रिजवान की भी कोर्ट में पेशी होगी। और इस दौरान महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में इरफान की पेशी होगी। फर्जी आधार कार्ड जैसे तमाम मामलों पर ये पेशी बताई जा रही है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रामजी, क्या कुछ जानकारी? आज इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ दलीलें, क्या इस पूरे मामले पर जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो विधायक इरफान सोलंकी, उन पर कई मामले हाल फिलहाल दर्ज हुए हैं। करीब 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें 9 मामले की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। इस मामले में कोर्ट अब सुनवाई कर रहा है। किसी तरह का अनहोनी को देखते हुए इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया था, जिसको लेकर के आज 24 फरवरी है और आज उनकी पेशी होनी है, क्योंकि उन्होंने 2 जमानत जारी, जिनकी याचिका पिछली तारीख में खारिज कर दी गई थी। और जिसको लेकर आज जो उनको कानपुर कोर्ट में पेशी किया जाएगा, उसमें एक मामला है जिसमें रंगदारी मांगी गई थी, उसका मामला दर्ज है। दूसरा था कि जब महिला के घर पंचायतों में फ्लैट पर कब्जा करने के दौरान आगजनी की गई थी, उस दौरान जब पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, वो फर्जी आधार के मामले में और कानपुर से बाहर चले गए थे, जिनकी तस्वीरें दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट में देखी गई थी। इस मामले में पुलिस 420, 467, 468 तमाम कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में भी आज कानपुर कोर्ट में पेशी होनी है। और इनके साथ ही जो इरफान सोलंकी का भाई है रिजवान सोलंकी, जो भूमाफिया है, उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज है। उसकी भी आज कोर्ट में पेशी होनी है, एमपी कोर्ट में पेशी होनी है, जहां पर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जो भी तथ्य होंगे, जो भी आधार होंगे, उनके आधार पर सुनवाई होनी है। सबसे अहम बात है कि आज भी एक मामले में जो फर्जी आधार का मामला है, उस पर भी जमानत डाली गई थी, उस पर सुनवाई होनी है कि उसको जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि 2 अन्य मामलों में ज्वाइंट चीफ ने बताया था कि 2 अन्य मामलों में चार्जशीट काटी गई है। उस मामले में भी आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, जिससे कि जल्द से सुनवाई हो चुकी है और उन पर जो सजा है वो जल्द से जो सजा जो है वो दी जा सके। जी बिल्कुल, और देखिए उनके भाई रिजवान की भी पेशी है इस दौरान, इस बारे में क्या अपडेट?
जो इरफान सोलंकी जो भाई रिजवान सोलंकी है वो उन्नाव जिले से वो मामला घोषित है, उस पर एक नई कई मामले दर्ज है। क्योंकि जिस तरह जाजमऊ क्षेत्र में जब महिला अजीम फातिमा के प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जब कब्जा नहीं कर सका तो उस पूरे प्लाट में आग लगा दी। इस पूरे मामले में रिजवान सोलंकी मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले पर रिजवान सोलंकी का भी आज कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि इससे पहले जमानत याचिका जो डाली गई थी वो कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और आज जो है जिस मामले में जब इरफान सोलंकी कानपुर से फरार हुए थे, तब रिजवान सोलंकी भी साथ में फरार हुए थे फर्जी कांड को लेकर के, उन पर भी मामला दर्ज है। इसलिए इस मामले पर उनकी भी आज कानपुर कोर्ट में पेशी होगी, जो महाराजगंज जेल से आज कानपुर कोर्ट में 12 बजे पेश किया जाएगा। जी ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रबंधक गीड़ा ब्रजेश कुमार अग्रहरी को निलंबित किया है, तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। शासन के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रबंधक गीड़ा ब्रजेश कुमार अग्रहरी को निलंबित कर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से शासन के आदेश की अवहेलना की और इसी के चलते उन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। निलंबन की ये पूरी कार्रवाई की गई है। शासन के आदेश का पालन नहीं किया गया, उसकी अवहेलना की गई और इसी के चलते मंत्री नंदगोपाल नंदी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां प्रबंधक गीड़ा ब्रजेश कुमार अग्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। तो तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जहां शासन के आदेश की अवहेलना करने पर यह बड़ी कार्रवाई की है मंत्री नंदगोपाल नंदी ने। लखनऊ से ये पूरी खबर, जिसमें बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि किस तरीके से शासन के आदेश का पालन न करने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रबंधक गीड़ा ब्रजेश कुमार अग्रहरी को निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। तो बड़ा संदेश इस कार्रवाई में छुपा हुआ है कि शासन का आदेश जो पालन नहीं करेगा उस पर इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि शासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, उनके आदेश का पालन नहीं किया गया, बल्कि उनके आदेश की अवहेलना की गई, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो मंत्री नंदगोपाल नंदी ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश की अवहेलना करने पर निलंबित कर दिया गया है और इसके माध्यम से सख्त आदेश और संदेश दिया गया है कि शासन के आदेश मानने होंगे हर हाल में। बरेली और मेरठ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 26,90,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। तो थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी सफलता ये हाथ लगी है, जहां आरोपियों के पास से 26,90,000 के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। तो बरेली और मेरठ एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई, थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है, जहां 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ आरोपियों के पास से 26,90,000 के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं। बरेली और मेरठ एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। थाना भोजीपुरा बरेली पुलिस के नेतृत्व में ये कार्रवाई, 3 शातिर बदमाश इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 26,90,000 के जाली नोट बरामद हुए हैं। अब इस संबंध में पूछताछ की जा रही है कि ये नोट कैसे आए और इनके साथी कौन हैं। इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ जारी है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अयाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से पूछताछ जारी है इस पूरे मामले में?
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है एसटीएफ की। बरेली और मेरठ एसटीएफ ने मिलकर के ये कई ठिकानों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में इनकी पहले जांच की, फिर इस तरीके से इनको अरेस्ट किया। वहां से इन्हें इनके पास से 24 लाख से अधिक की रकम निकलना कैश, तो बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से कहां कहां ये ले जा करके लोगों को बांटते, कैसे इनकी वो करो, फिलहाल जांच चल रही है। उसको लेकर आगे कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कौन कौन इसमें शामिल है, कितने लोग संगठन हैं, क्या क्या है, इसको लेकर जब पूछताछ चल रही है। आगे की कार्रवाई क्या क्या होगी, कौन कौन सामने आता है, इसको लेकर के तैयारी चल रही। फिलहाल बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसको लेकर जब ये कार्रवाई की सूचना मिली तो हड़कंप मचा हुआ था। इसको लेकर हमने जानने की कोशिश की तो उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे कार्रवाई हुई है। फिर आगे की तैयारी अब उसमें चल रही है। अब ये देखना होगा कौन कौन सामने आता है। बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता है और आगे भी इस पूरे मामले को किस तरीके से सुलझाया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया अयाज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।